हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने मेरे फोक्सवैगन वेंटो के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने इसके पहले के पहले वाली वीडियो में शेयर किया था। अगर आप तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो अभी आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वो वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैंने वेंटो खरीदी थी। उससे पहले मैंने एक पोलो खरीदी थी। अगर उससे रिलेटेड आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि पोलो का वो वीडियो चाहिए। तो देखिए, बेसिकली हुआ क्या था मेरे साथ। तो मैंने एक पोलो देखी थी वो टाइम पे जब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कार खरीदने का। जब मैं फर्स्ट टाइम कार खरीदने वाला था तब देखिए, सबसे पहले तो मेरे मन में भी एक यही सवाल आया था कि क्यों ना मैं एक स्विफ्ट या i20 खरीद लूँ, जो हर एक के मन में आता है जब भी कोई एक यूज़ कार लेने की सोचते हैं। लेकिन उस समय जब मैंने गाड़ी लेने की सोची थी तब मेरा जो बजट था वो बजट कुछ तो भी 2,50,000 रुपीज़ के आसपास था। और जब मैंने मार्केट में रिसर्च किया 2012 या 2011 की स्विफ्ट वीडी है मेरे सिटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मुझे 3.5 लाख रुपए के नीचे कहीं भी मिल नहीं रही थी। और एक दिन OLX पे सर्च करते करते मुझे ऐसे ही एक पोलो की ऐड दिख गई। और जब मैंने उसकी प्राइसिंग देखी तब मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने एक जो हाईलाइन वेरिएंट की जो पोलो थी जिसके अंदर जो फीचर्स थे वो फीचर्स मैंने वीडीआई स्विफ्ट के साथ मैंने कंपेयर किया। सबसे पहली बात तो मैंने एक सोचा कि अगर मुझे 2,50,000 रुपीज़ में एक हाईलाइन पोलो मिल रही है और वही मुझे अगर 3.5 लाख रुपए में स्विफ्ट वीडीआई मिल रही है। अभी सबसे पहली बात तो देखिए, हाईलाइन पोलो के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहली बात तो एक तो आपको ABS मिलते हैं, इसके बाद में आपको एयरबैग्स मिलते हैं, इसके बाद में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। दूसरी बात, आपको जर्मन टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके बाद में और अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है जो कि मैंने नेट के ऊपर पढ़ा था। एक जो नॉर्मल पर्सन जो करता है, मैंने वो सब कुछ किया। तब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर मुझे 3.5 लाख रुपए दे के अगर मुझे स्विफ्ट खरीदना ही है तो थोड़े से अगर कम पैसे में अगर मुझे ज़्यादा फीचर वाली पोलो मिल रही है तो फिर अगर खर्चा निकाला भी तो इसने तो फिर ठीक है ना। तो जब खर्चा निकलेगी तब देखेंगे। आज अगर कम प्राइस में ज़्यादा फीचर वाली गाड़ी मिल रही है तो क्यों ना मैं ये लूँ। तो उसकी वजह से मैंने पोलो कंसिडर की थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सिल्वर कलर की पोलो देखी थी। वो मैं मतलब कुछ तो भी 15-20 दिन से मैं उसे देख रहा था। मैं उस बंदे के साथ चैट कर रहा था, उस बंदे के साथ मैं बातचीत कर रहा था और 2-3 बार मैंने वो गाड़ी देखी भी थी और मेरे दोस्तों को दिखाई भी थी। गैरेज वाले को नहीं दिखाई थी, जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती की थी उस समय। तो हुआ ये था कि उस समय मैंने एक गाड़ी देखी थी जो कि थी शेवरोलेट की क्रूज, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन हुआ यूँ था कि मेरा एक्चुअली एक बाइक के ऊपर एक्सीडेंट हो गया था उस समय। और मेरा जो हाथ था वो फ्रैक्चर था। तो हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से क्या हुआ कि जो क्रूज थी वो तो मैंने छोड़ ही दी थी। उसके बारे में मैंने सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि 5-6 दिन हो गए थे, 7-8 दिन हो गए थे वो क्रूज वाले का कुछ मतलब मुझे एक फ़ोन आया था। पर मैंने उससे कहा था कि भाई मेरा तो फ़िलहाल एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल तो पोस्टपोन कर रहा हूँ। फिर बाद में कुछ तो 4-5 दिन के बाद मुझे वो पोलो वाले का फ़ोन आया और वो फिर मुझे उसने एक अच्छी प्राइस मुझे बताई जो कि मैं डिनाई नहीं कर पाया। और मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर मुझे ये प्राइस में अगर एक पोलो मिल रही है और वो भी टॉप मॉडल हाईलाइन, तो क्यों ना मैं इसे खरीदूँ। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि वैसे ही कंडीशन में, यानी कि जब मेरा हाथ फ्रैक्चर था वही कंडीशन में मैंने वो गाड़ी खरीद ली। वो बंदा मेरे घर पे आया, मेरे बिल्डिंग के पीछे वो गाड़ी पार्क की और मैंने उसे पैसे दे दिए। अभी देखिए, हुआ क्या था कि मेरे घर पे एक तो गाड़ी चलाना मुझे ही आता है, तो इसकी वजह से जो मेरा हाथ का जो प्लास्टर निकालना था उसके लिए कम से कम मुझे 20 से 25 दिन का वेट करना था। और फिर 20 से 25 दिन के बाद में भी मुझे पूरा रिकवर होने के लिए और 7 से 8 दिन मुझे लगने थे। तो एक समझ लीजिए, जब मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के कुछ तो 1 महीने के बाद में वो गाड़ी मैंने चलाई। अभी देखिए कि जब मैंने वो गाड़ी चलाई तो गाड़ी खरीदने से पहले मैंने वो बंदे से क्लियर कट पूछा था कि भाई मुझे बता दो गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। मैंने तो मेरे एंड से चेक किया था, मेरे बंदों को दिखाया था, उन्हें भी कुछ नहीं लगा। और
मुझे भी कुछ नहीं लगा इतना। एक्चुअली मैंने इतनी भी ज़्यादा चेक नहीं की थी, क्योंकि मुझे सच में इतना कुछ वो टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने गाड़ी तो वो खरीद ली, और बाद में 1 महीने के बाद में जब मेरा प्लास्टर निकला और जब मैंने वो गाड़ी चलाई, तो मुझे एक थोड़ा सा मतलब क्या हुआ कि मुझे पिकअप के अंदर थोड़ा सा इशू लग रहा था वो गाड़ी के अंदर। क्योंकि मैं गाड़ी जब भी चढ़ान के ऊपर लेके जाता था, तो गाड़ी जो है वो नॉर्मली चढ़ती ही नहीं थी। यानी कि जो जैसा कि हम अगर नॉर्मल क्लच छोड़ते और धीरे धीरे अगर गाड़ी आगे निकलती, वैसे वो निकल ही नहीं रही थी। मुझे क्लच प्रेस करके हायर आरपीएम पे लेके जाके मुझे क्लच छोड़ना पड़ रहा था, और तभी गाड़ी जो है वो निकलती थी। तो फिर मैंने उससे फ़ोन किया, तो वो बोला कुछ नहीं, नॉर्मल सर्विसिंग अगर आप कर लेते हो तो फिर गाड़ी ठीक हो जाएगी। और गाड़ी उसने मुझे ये बताया था कि गाड़ी एसी अगर आप ऑन करते हो तो एसी में दबती है। तो मैंने सोचा यार इसमें मतलब नया क्या है, ये तो हर एक गाड़ी में होता है, एसी ऑन करने के बाद में थोड़ा सा झटका तो हर एक गाड़ी में लगता है। तो इसी चीज़ में मैं फंस गया। तो मुझे लगा कि नॉर्मल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में मैंने क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो सर्विसिंग कर ली। अभी यहाँ पे देखिए, जिस मैकेनिक के पास मैं वो गाड़ी लेके गया था उसे पता था कि ये सर्विसिंग से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ अलग ही इश्यू है। क्योंकि गाड़ी लाइट तो कुछ शो नहीं कर रही थी, जो चेक इंजन लाइट है वो तो कुछ शो नहीं कर रही थी, सब कुछ क्लीन था। तो इसके बाद में मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कर ली, और जो मैकेनिक है उसको मैंने सर्विसिंग के पैसे दे दिए। और फिर वो मैकेनिक गाड़ी सर्विसिंग करने से पहले हमने जो कार है वो एयर मास सेंसर का कुछ तो इशू दिखा रही थी, एक कोडिंग दिखा रही थी। और जब हमने गाड़ी स्कैन वगैरह कर ली, तो मुझे वो जो बंदा था उसने बताया कि मैकेनिक ने कि सर्विसिंग करने के बाद में शायद से ये जो एयर मास सेंसर का जो लाइट जो कोडिंग आ रहा है, एरर आ रहा है, वो शायद से चले जाएगा, और गाड़ी भी जो है वो अच्छा खासा पिकअप लेने लगी। तो फिर मैं बोला ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने वो गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह की, और जब हमने फिर से स्कैनिंग वगैरह की, तो फिर से वो मतलब कोड दिखाने लगा। अब इसके बाद में मुझे मैकेनिक ने ये बताया कि गाड़ी के अंदर टर्बो का इश्यू है। तो मुझे तो टेंशन आ गया था कि टर्बो का इशू यानी कि बड़ा खर्चा। मैंने उससे पूछा था कि टर्बो का कितना मतलब अगर चेंज करना रहा तो कितना एक्सपेंसेस आएगी इसके। तो उसने मुझे बताया था कि कम से कम 35 to 40,000 रुपीज़ आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। इसके बाद में इतने प्राइस में भी एक तो सेकेंड हैंड मिलेगा, और उसके अंदर आपको गारंटी नहीं मिलेगी चलेगा या नहीं चलेगा, इतना कुछ। वो सिर्फ इतना मुझे बता रहा था कि आपको वो डाल के तो देंगे, लेकिन जब तक हमारे गैरेज पे गाड़ी खड़ी है तब तक हम आपको क्लियर करके देंगे। अगर गाड़ी आगे जाके बंद गिर गई या फिर प्रॉब्लम फिर से आ गया तो हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे। तो देखिए, ऐसा सब कुछ रहता है जब आप एक यूज़ कार खरीदते हो। तो फिर मुझे इसी कंडीशन में क्या हुआ कि मुझे टेंशन आ गया, और मेरे एक्चुअली ऑलरेडी जो डीलर्स लोग थे वो पहचान के थे। और मैंने क्या हुआ कि एक जो मेरा बंदा था पहचान का, उसके साथ मैंने कांटेक्ट किया। उसका भी एक और एक बंदा था पहचान का, वो बोला कि उसके पास एक है पहचान का आदमी जो सिर्फ पोलो और वेंटो के अंदर डील करता है, जो कि जर्मन कार्स में ही ज़्यादा करके स्पेसिफिकली डील करता है। तो उससे हम ये गाड़ी दिखा के देखते। और हुआ ये कि मैंने गाड़ी दिखाई और उसे गाड़ी पसंद आ गई। जैसे ही मुझे कुछ पता नहीं चला, वैसे उसे भी कुछ पता नहीं चला, और गाड़ी उसने खरीद ली। जो प्राइस में मैंने खरीदी थी वही प्राइस में मैंने वो गाड़ी को सेल कर दी थी। अभी यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम कहाँ आई, और जब मैंने गाड़ी खरीदी तब मुझे क्यों ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो अब ध्यान से सुनिए। क्या हुआ कि गाड़ी जब गर्म रहती थी तब गाड़ी बराबर चलती थी, लेकिन गाड़ी जब आप कोल्ड स्टार्ट करते थे तो कोल्ड स्टार्ट में ये दिक्कत देती थी ज़्यादा करके। कुछ तो मैंने बाद में सुना कि एयर मास सेंसर का वो गाड़ी के अंदर इश्यू था, और एक बंदा भी ये मुझे बता रहा था कि टर्बो का इशू था। एक्चुअल इशू क्या था मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने वो गाड़ी जो है वो बेच दी तुरंत। तो ये देखिए कि अभी जब भी वो बंदा मेरे पास गाड़ी लेके आता था तो वो क्या करता था, कुछ तो 7-8 किलोमीटर वो गाड़ी चला के लेके आता था, गाड़ी गर्म करके लेके आता था मेरे पास, और फिर मुझे टेस्ट ड्राइव देता था। और इसी चीज़ की वजह से मुझे पता नहीं चला कि वो गाड़ी के अंदर इशू था। ये सेम चीज़ हुई मेरे साथ, और शायद से ये बहुत से लोगों के साथ हुई भी होगी। एक बात याद रखिए कि ये जो जितने भी जर्मन कार्स है, वो जर्मन कार्स के अंदर ज़्यादा करके दिक्कत अगर कुछ रहती तो वो कोल्ड स्टार्ट में ही पता चलती है। अगर वो फिर इंजेक्टर का इश्यू हो, स्मोक का इश्यू हो, पिकअप का इश्यू हो, ईजीआर का इश्यू हो, वो आपको ज़्यादा करके जो है जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तब मेजरली जो है उसके इश्यूज जो है वो पता चल जाते हैं। तो यही थी मेरी वो स्टोरी जो कि पोलो की थी। एक और एक स्टोरी है, अगर वो भी आपको सुनना है। जैसे कि मैंने
ये जो मेरी ये गाड़ी मैंने खरीदी थी ये इसके बारे में थी, और ये बेचने के बाद में, जब 3 महीने के बाद में मैं एक पोलो खरीदने वाला था, उसके अंदर तो मैं लिटरली मतलब सच बोलूँ तो मेरे जो पूरे पैसे थे, जो मेरे मेहनत के पैसे थे, वो पूरे डूबते डूबते रह गए थे। अगर वो भी आपको सुनना है तो फिर मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में वाइट पोलो के बारे में बताइए, ऐसा मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए ये वीडियो से ये इस चीज़ से आपको क्या सीखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर कभी भी आपको एक यूज़ कार परचेस करते हो, तो अगर सामने वाला आपको प्रेशराइज करता है, अगर आपको बताता है कि देखिए मेरे पास तो कस्टमर है, क्या मैं उसे दे दूँ, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी मुझे टोकन दे दीजिए, तो फिर मैं किसी को ये गाड़ी दूंगा नहीं। अगर प्रेशराइज करता है, और हम अगर ज़्यादा इतना कुछ लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, हम ऐसे ही खुद ब खुद देख के खुद ब खुद अगर डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में ऐसे फंस जाते हैं गाड़ी लेके। ये बात तो मेरा तो एक्चुअली नसीब अच्छा था कि मेरे, देखिए बेसिकली तो मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी पहचान अच्छी खासी मार्केट में, तो उसकी वजह से वो गाड़ी बेची गई। अगर कोई एक रेगुलर बंदा रहता तो उससे वो बेची नहीं जाती। बाद में जिस बंदे ने वो गाड़ी खरीदी उसने क्या किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको भी पता था कि उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे रेट में गाड़ी मिल रही है, तो इसलिए उसने भी खरीद ली गाड़ी। तो यही मुझे आज के इस वीडियो में बताना था दोस्तों, कि कभी भी आप कोई एक कार खरीदते हो यूज़ कार, तो हड़बड़ाई में कोई एक ऐसा डिसीजन मत लीजिए, ऐसा कोई एक आप एक बड़ी गलती कर बैठोगे जिसकी वजह से आपको फिर बाद में ज़िंदगी भर पछतावा हो। और यूज़ कार एक टाइप की देखिए तो लॉटरी ही है, अगर वो चली तो अच्छी खासी बड़ी निकलती है, अगर नहीं चली तो फुल वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा इतना ही है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ओपन करने का, यानी कि जो आप लोगों को एजुकेट करने का जो मेरा पर्पस है वो यही है कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूजफुल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, 10,000 सब्सक्राइबर्स अभी जल्दी ही होने वाले। मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो मेरा वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।